आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं आलमी वबा कोरोना वायरस की। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है और हर गुजरते दिन के साथ ही दुनिया भर में मुतासरीन और अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। और भारत में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। मुल्क में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी के बायस सूरत हाल मजीद खतरनाक हो रही है और हर आने वाला दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और पिछले 24 घंटों के दौरान वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक वबा से मजीद 3,53,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि 2812 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसके साथ ही हलाकतों की तादाद 1,95,123 तक पहुंच गई। मुल्क में वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,73,13,163 होगी, जबकि 1,43,04,382 मुतासरीन भी सेहतयाब हो चुके हैं। इसके अलावा वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में भारत अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर में भी तकरीबन 2400 के मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 21 अफराद की मौत भी वाक़ा हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर श्रीनगर समेत कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। श्रीनगर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मुतासरीन की तादाद में इजाफा होने, जहां पर मास सैंपलिंग हुई है, उसके साथ साथ ही कई मुतासरीन पॉजिटिव पाए गए। उसके साथ ही जिला इंतजामिया की जानिब से उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते अपने सीनियर साथी सनम एजाज के पास। सनम, आलमी वबा कोरोना वायरस का सूरत हाल तो मुल्क भर के अंदर जो है उसकी नुमाइश शक्ल तो नजर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी हर गुजरते दिन के साथ उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल गौर आप बता रहे हैं, उछाल मिलने को है, उछाल हमें मिल रहा है। मैं इस वक्त आपको बताऊं, मैं श्रीनगर के एसएमएचएस हॉस्पिटल में हूँ। ये श्रीनगर का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और कल शाम से मैं यहाँ पे हूँ। सिचुएशन यहाँ की हम कहेंगे अभी वर्स नहीं है, लेकिन सिचुएशन कुछ कंजेस्टेड भी नहीं है। लगातार पेशेंट्स आ रहे हैं और लगातार लोड बढ़ता जा रहा है। और लोड में सबसे बड़ा लोड जो इस वक्त है वो सिर्फ जो है कोविड के पेशेंट्स का है और बड़ी तादाद पेशेंट्स यहाँ पे पहुंच गई। कल अगर देखा जाए तो वैली में लगभग 1500-1200 के करीब जो पेशेंट्स आए हैं, उसके साथ साथ कल भी डेथ हुई है और आज रात से भी कुछ डेथ हुई है। बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा, ये श्रीनगर का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है शीरीन बाग का। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कोविड गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाता है। हर कोई मास्क पहने हुए है, लोग भी फोर्स कर रहे हैं। और ये देखिए, दरवाजे पे पेशेंट्स वगैरह जो है उनको लोगों को एम्बुलेंस को अंदर आने दिया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अभी बहुत कुछ हमें करना है, बहुत कुछ कमी है हमारे यहाँ। लोगों में कोई जानता, लेकिन अभी भी लोग जो है वो एहतियात नहीं बरत रहे जो बरतनी चाहिए। और हमारे यहाँ अभी भी हम यही कह सकते हैं। सनम जरा ये बताएगा, आप हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर किस तरह के इंतजामात हैं, चाहे हम वैक्सीन, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करेंगे या दीगर तबी सहूलियात है कोविड जो मुतासरीन है उनके लिए? देखिए, यहाँ पे सरकार पूरी तरह से गियर अप है, कोई परेशानी उस तरह की सहूलियात के हवाले से नहीं है। और फिर ये इस वक्त एक तूफान है तो हर कोई इस वक्त मदद करने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे की मदद भी की जा रही है। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि अभी वो हालात हमारे यहाँ नहीं है। अल्लाह ना करे वो हालात आ जाते हैं, हमारा केस लोड बढ़ जाता है तो फिर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अभी हमारे यहाँ 10 हुई है, हो रही है, लेकिन ये 10 से 12 या 20 तक हमारा हाईएस्ट टोटल अभी आपकी बात पहुंच रहा है। और अब के बाद अगर हम देखें तो हमारे यहाँ सबसे अभी खतरे की घंटी जो आने वाले दिनों में बजने वाली है, जिसमें एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ज्यादा तादाद में जब केसेस होंगे तो ज्यादा तादाद में लोगों को अस्पतालों में दाखिल करना पड़ेगा, ज्यादा तादाद में ऑक्सीजन देना पड़ेगा। और जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो सब क्या होगा, उस पर सब हमें नजर रखने की जरूरत है।
सनम, जरा अगर आप जहां वार्ड्स हैं, जहां पर मरीज हैं कोविड मुतासरीन, अगर आपको वहां पर जाने की इजाजत मिलेगी तो वहां पर जो लाइव तस्वीरें हैं वो हम नाजरीन को दिखा सकते हैं, अगर आप वहां जा सकते हैं, क्योंकि लोग भी देखेंगे किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है अस्पतालों के अंदर, वो भी हम दिखाना चाहते हैं अपने नाजरीन को। देखिए बिल्कुल, अब मैं यहाँ पे यही दिखा रहा हूँ, ये जो है हमारे जो अधिकारी यहाँ की पूरी नजर रखिए, हम लाइव नशियात उस वक्त थे आप जो तो यहाँ पुलिस के औरदार भी या बाकी लोग भी हैं, ये सब लोग यहाँ पे पूरी तरह से, मैं ये कहूँगा जो आप लाइव जा रहे हैं यहाँ पे अमीन, अभी हमारे पास पुलिस के लोग हैं, ये हमें स्टॉप करेंगे, ये हमें परमिशन फर्स्ट, शो मी द परमिशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज साहब का। ये थे श्रीनगर अस्पताल से सनम एजाज जो तफसीलात फराहम करे थे, जो किस तरह की सूरत हाल अस्पतालों के अंदर भी है वो दिखा रहे थे। इस वक्त सनम एजाज श्रीनगर से तफसीलात फराहम करे थे। आपको बताते चले कि पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 2400 नए मुस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि 21 अफराद की मौत भी वाक़या हुई है। मुल्क की बात करेंगे तो मुल्क के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान 3,53,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि 2812 अफराद भी हलाक हो चुके हैं। कोरोना वबा के बहरान के दरमियान वैक्सीन की कीमतों को लेकर हंगामा आ रही मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत बायोटेक ने वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1200 रुपए फी डोज फरोख्त करने का ऐलान किया है। रियासती सरकार के अस्पतालों को वैक्सीन 600 रुपए फी डोज दी जाएगी, यानी वैक्सीन की पूरी खुराक के लिए 2400 और 1200 रुपए बिल तरतीब देने होंगे। भारत बायोटेक ने अपने एक बयान में कहा है कि मरकजी सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीन की कीमत तय कर दी है। रियासती सरकार के अस्पतालों के लिए वैक्सीन की फी खुराक कीमत 600 रुपए होगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत फी डोज 1200 रुपए होगी। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन को रियासती सरकारों को 400 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों को 600 में भेजने पर काफी हंगामा मचा हुआ है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की हिदायत पर मरीजों की जिंदगियां बचाने वाले अहम तिबी आलात भारत रवाना कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस की किल्लत के बायस कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई अमवात के पेश नजर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय अवाम की मदद का ऐलान किया था। इस हवाले से बरतानवी वजारत खारजा ने बताया कि 600 से ज्यादा मेडिकल आलात से भरे 9 एयरलाइन कंटेनर्स कल सुबह भारत पहुंचेंगे। We want to provide them all the support because they're close friends, increasingly important partners, but also we need this kind of international collaboration if we're going to get through the pandemic. We're not going to be safe until we're... For 4 consecutive days now, India has set unwanted global records with the number of new infections who've been denied medical care. बरतानिया के साथ साथ ही कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने भारत की इस मुश्किल घड़ी में उनके मदद का ऐलान भी किया है और हर घड़ी उनका मानना है कि भारत की इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सीनियर साथी रहमत कलीम। रहमत, जिस तरह से भारत के अंदर इस वक्त हालात बने हुए हैं और फॉरेन कंट्रीज की जानिब से इस तरह से एड देना या मदद का ऐलान करना कि हम इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ हैं, और कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने एड जो है भारत की तरफ रवाना किया है, कहां पे आप इसे देखते हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेसी हमारी जो है, जो फॉरेन पॉलिसी रही है, जिसमें हम मुसलसल मेहनत करते रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक का वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा किया, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का हिंदुस्तान आमद हुआ और सबका इस्तकबाल किया, सबसे राब्ते रहे। जो डिप्लोमेटिक चैनल थे उसका जो इस्तेमाल करके हमने जो अपनी एक पकड़ बनाई थी आलमी लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, उसका नतीजा है कि कैसे वक्त में जब हिंदुस्तान ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है, हिंदुस्तान कोरोना वायरस से लड़ रहा है, ऐसे में पूरी दुनिया एक साथ हिंदुस्तान की मदद के लिए आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है।
चंद ममालिक के नाम पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि वो ममालिक हैं जो पहली फुर्सत में सबसे आगे आए हैं। अब तक के करीब दर्जन ममालिक ऐसे हैं जिनके नाम सामने आ चुके हैं, जिन्होंने ये ऐलान किया है और बताया है कि वो हिंदुस्तान के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, वैक्सीन की बात हो, या फिर रॉ मटेरियल की बात हो, या फिर जिस तरह से कोरोना से लड़ने के लिए जो भी मदद हो सकता है वो करने के लिए तैयार है। सबसे पहले सिंगापुर ने हाथ उठाया, उसके बाद जर्मनी, फिर उसके बाद फ्रांस, उसके बाद यूएस का नाम आया, यूके का नाम आया, और यूरोपियन पार्लियामेंट से भी खबर मिली कि यूरोपियन यूनियन के कई ममालिक ऐसे हैं जो लाइन में है, जो हिंदुस्तान की मदद करने के लिए या तो कोशिश कर रहे हैं या आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ अभी ऐलान हुआ, गूगल की तरफ से भी ऐलान हुआ है कि वो $18 मिलियन का जो इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे, गिफ्ट के तौर पर देंगे, अतिया के तौर पर देंगे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। हमें इस मौके से वजीर खारजा एस जयशंकर का वो बयान याद करना होगा कि गुज़िश्ता 2 दिनों पहले वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पूरी दुनिया की मदद की है, अब हमारी मदद करे दुनिया उसी तरह से जिस तरह से हमने दूसरे की मदद की है। क्योंकि हम मुश्किल वक्त में हैं, इसलिए दुनिया को मदद करने की जरूरत है। और उसी एक आवाज पर और इसी डिप्लोमेटिक जो हमारा चैनल जो मजबूत हुआ है, सफारती ताल्लुकात जो हमारे मजबूत हुए हैं, ग्लोबल लेवल पर हम जिस जहां स्टैंड करते हैं वहां पर यह ताकत आज दिखा रही है कि अगर हम मुश्किल में हैं तो हमारे साथ कितनी दुनिया की कितनी ताकतें हैं और कितने बड़े बड़े ममालिक हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है, सफारती कामयाबी भी ग्लोबल लेवल पर। रहमत, आपसे जानेंगे, जिस तरह से यूएस ने पहले रॉ मटेरियल पर पाबंदी आई थी, अब उससे पाबंदी को भी हटा है, ये एक मस्बत पहल है दोनों के दरमियान। और दूसरी बात, जब ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जानिब से भारत को ये मदद की ऑफ़र मिली है, अब ग्राउंड लेवल पर यह भी देखना है कि जो मदद मिलेगी, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलेंगी या वैक्सीन मिलेगी या रॉ मटेरियल मिलेगी, इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से इसको यूज़ किया जाए, ये भी देखने की बात होगी। जी देखिए, बिल्कुल ये एक अपने आप में बड़ा मसला है कि अगर कहीं से कोई ऑक्सीजन का टैंकर आ रहा है, मान लिया यूएई से, अरब अमारात से आया, सऊदी अरब से आ रहा है, या फिर सिंगापुर से जो आया है, या फिर अमेरिका से जो आ रहा है, जो यूके से आ रहा है, इन तमाम के डिस्ट्रीब्यूशन का क्या की शक्ल क्या होगी, सूरत क्या होगी, सरकार ने क्या रोड मैप तैयार किया हुआ है कि अगर एक कंट्री से आता है, मान लिया 800 मैट्रिक टन अगर ऑक्सीजन आता है तो उसको स्टेट वाइज कैसे बांटेंगे, कब तक बांटेंगे, ये एक बड़ा मसला है जिस पर वज़ीर आज़म के दफ्तर में मुमकिन है कि गौर खोज किया जा रहा हो या फौरी तौर पर कोई ना कोई रोड मैप ऐसा तैयार किया गया हो कि जल्द से जल्द इसको रियासती सतह पर या जहां ज्यादा जरूरत है वहां तकसीम किया जाए, वहां पहुंचाया जाए। इसके लिए कोशिश हो रही होगी, लेकिन ये कोशिश खुल करके अभी सामने नहीं आई, इसलिए कि इस हवाले से कोई तफसीलात मंसर आम पर नहीं आई है कि अगर दूसरे ममालिक से जब मदद आ रही है या कहीं से अगर अद्वियात आ रही हैं तो फिर क्या उसको तकसीम करने का रास्ता क्या तय किया गया हुआ है, कैसे किस स्टेट को कितने वक्त में देना है, कितना देना है, ये सब किस तरह से तय किया गया है। लेकिन इससे कहीं बड़ा मसला ये है कि आलमी सतह पर जो हमने पहले, आपको याद होगा कि पहले कोरोना वायरस के दौर में जब किसी के पास कोई दवा नहीं थी, वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया तड़प रही थी, तब हमारे पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थी जो कहीं ना कहीं कारामद साबित हो रही थी उस वक्त में। फिलहाल वो अब इस दौर में जब दूसरी लहर है, तीसरी लहर, उसमें कारामद साबित नहीं हो रही, लेकिन पहले वक्त में जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कारामद साबित हो रही थी तब भारत ने कितने ममालिक को सप्लाई किया था। जी बिल्कुल। और उसी तरह से जब वैक्सीन हिंदुस्तान ने तैयार किया तो देखा किस तरह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ने वैक्सीन भेजे, मैत्री के मिशन को चालू करके कि हमारे दोस्त हैं और मुश्किल वक्त में हम दुनिया के साथ खड़े हैं। तो हिंदुस्तान ने जो तैयार किया था वो कहते हैं ना कि जो बोया है वही काटेंगे, तो ये बोया हुआ था जिसे हम काट रहे हैं, ये अच्छी चीज है। और आगे दिक्कत ये है कि अभी इसको कैसे हम बांटते हैं, काट तो रहे हैं लेकिन बांटते कैसे हैं, ये एक नया मैकेनिज्म तैयार करना होगा और तैयार हो रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वक्त कम है। एक हफ्ते की इस ऑक्सीजन की किल्लत ने हिंदुस्तान की जो तस्वीर आलमी सतह पर दिखाई और हिंदुस्तान की आवाम ने जो दर्द झेला है, जो दुख और मसाइल सहे हैं, जो लाशों के अंबार देखने को मिले, कब्रिस्तान से शमशान तक की जो तस्वीरें देखने को मिली, वो डरावनी तस्वीरें, वो हैरान करने वाली तस्वीरें कहीं ना कहीं दुनिया को भी अपने हिंदुस्तान की तरफ राग़िब करने या तवज्जो मबज़ूल कराने में कामयाब हुई है। और नतीजे में आज हिंदुस्तान में ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जो किल्लत थी वो आइंदा 2 से 3 दिनों में मुमकिन है कि आलमी इमदाद के बदौलत वो किल्लत दूर हो जाए। अब सवाल यही आकर रुकता है कि सरकार इस किल्लत को दूर करने में कितना वक्त और लगी, क्योंकि सामान तो आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहा है, बांट कैसे रही है ये सरकार पर निर्भर करता है। अगले 2 से 3 दिन और लगेंगे तस्वीर साफ होने में कि कितने स्टेट को जहां जरूरत है किस तरह से पहुंचाया जा रहा है और क्या किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। रहमत, आखिर पर एक सवाल जो मुल्की सतह पर जो पीएम केयर फंड, उस पर जो कहीं ना कहीं को सवाल भी उठ रहे, अब ये माना जाता है कि पीएम केयर फंड की जानिब से उसे एक मखसूस प्लांट कायम करने की खातिर हुकूमत को मुख्तस करने के लिए उस मंजूरी मिली है। अब नए प्लांट कायम किए जाएंगे, जो पीएम केयर फंड की जानिब से जो पीएम केयर फंड है उसको लेकर जो है मंजूरी मिली है।
जी देखिए, बिल्कुल पीएम केयर फंड एक ऐसा पीएम केयर फंड है जिस पर मुसलसल सवालात उठते रहे और खासतौर से अपोजिशन की तरफ से उठते रहे हैं और आज भी उठाए जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पीएम केयर फंड में आया कितना, गया कितना, ये अभी तक की तस्वीर साफ नहीं हुई थी। हाँ, ये जरूर है कि गुज़श्ता दिनों ये ऐलान किया गया था कि दिल्ली में कई ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाएंगे उसी पीएम केयर फंड से, कई अस्पताल में बेड्स वगैरह और दीगर सहूलियात कोविड से मुतालिक मुहैया कराई गई पीएम केयर से। इस तरह की चीजें और इस तरह की खबरें जरूर आई, लेकिन हतमी तौर पर जो तस्वीर होती है, मान लिया कि अगर 4000 करोड़ अगर पीएम केयर फंड में आए तो 1000 करोड़ खर्च हुए हैं दिल्ली में, 2000 करोड़ खर्च हुए यूपी में। इस तरह की तस्वीर आम आवाम को चाहिए, या वो लोग जो जानना चाहते हैं कि पीएम केयर फंड में कहां से कितना आया, किसने क्या दिया, तो ये तफसीलात जो आम इंसान के जहन में आती है तब उसमें शफाफियत आती है। शफाफियत की वजह से ही मुसलसल सवालात उठ रहे हैं कि आखिर इस पीएम केयर फंड में आया कितना, कहां से आया, गया कितना, कितना खर्च हुआ, कितना है। तो इस शफाफियत की वजह से ये पीएम केयर मुसलसल सवालों के घेरे में है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आई, कुछ खबरें ऐसी जरूर आई जो ये बता रही थी कि पीएम केयर फंड का इस्तेमाल इसी कोरोना से लड़ने के लिए हो रहा है। और हालिया दलील इसकी यह है कि दिल्ली में कई ऑक्सीजन के प्लांट इसी पीएम केयर फंड के जरिए बनाने को मंजूरी गुज़श्ता रोज कैबिनेट की तरफ से दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम, बात कर रहे थे जिस तरह से मुल्क के अंदर हालात बने हुए हैं कोरोना वायरस को लेकर अगर हम बात करेंगे, और साथ ही साथ जो है आलमी वबा के साथ ही जो कोरोना वायरस के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी को लेकर मुल्क के अंदर बने हुए हैं हालात, अस्पतालों के अंदर मरीजों की हालत जो बनी हुई है उसको लेकर किस तरह से लोग परेशान हैं, और ऑक्सीजन फॉरेन कंट्रीज़ की जानिब से अब जो है ताउन का भी मदद की भी अपील की गई है, और मदद उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि भारत की इस मुश्किल घड़ी में वो इस के साथ है। और साथ ही साथ कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने भारत की सप्लाई को लेकर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर या दीगर वैक्सीन को लेकर या रॉ मटेरियल को लेकर उन्होंने कहा कि हम भारत को ऐसे चीज़ें ऑक्सीजन सिलेंडर्स या वैक्सीन या दूसरी ऐसे रॉ मटेरियल हैं वो हम उनको सप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं आगे, अब बात जम्मू कश्मीर के हवाले से करेंगे। मुल्क के बड़े अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी परेशानी बन रही है, वहीं पर जम्मू कश्मीर में अगरचे फिलहाल ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ताहम इंतजामे के हुक्मनामे उनके लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट मालिकान के मुताबिक उन्हें सिर्फ अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिससे उनका काम भी मुतासिर हो रहा है। कि उस टाइम कोविड की वजह से हमने किया, हमने दूसरा प्लांट लाया, उस टाइम गवर्नमेंट ने बोला कि आप चालू करो, हम काम देंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ काम नहीं दिया। अब कल भी हम मीटिंग में था, वहाँ भी हमने बोला कि इंडस्ट्रियल सिलेंडर नहीं भरना है। हमने उनको बोला कि हमें फिर कोविड उठ गया, ये आया सब कि आप प्लांट चालू करो। मेरा प्लांट पूरा बैठा हुआ ख़राब था, फिर मैंने क्या किया, दूसरा प्लांट लाया। उसके बाद मैंने इनको इन्फॉर्मेशन दिया कि मेरा प्लांट चल रहा है। 2, 3, 4, 5 बार मैंने लेटर डाला, सौरा में भी डाला कि मेरा प्लांट चल रहा है, मुझे काम दे दो। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो अभी ये इस वक्त जा रहा है कि हम डीलर को दे रहा है, मगर ये आगे दे रहा है कि हॉस्पिटलों का। हाँ, ये लोकल, मतलब ये हॉस्पिटल की ही सप्लाई है। हाँ, इसमें यहाँ पे चल रहा है कि 2, 3, 4 प्लांट चल रहा है। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, अगर वो हालत हो जाएगा यहाँ पे बहुत मुश्किल है। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट थोड़ा अपना ऑर्डर कुछ दे दो, कुछ 20-25% मुझे भी दे दो, क्योंकि फिर मैं इंडस्ट्रीज ये जो थोड़ा आ रहा है मुझे, ये मैं बंद करूँगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र एलजी इंतजामिया ने जहां मजीद बंदिश आयद कर दी थी, जुज़वी लॉकडाउन की वजह से मकामी लोगों के साथ साथ गैर रियासती मजदूर भी बेबसी का शिकार हैं। वादी कश्मीर में भी काम की गर्ज से आए बैरून रियासतों से मजदूर वापस घरों की तरफ लौट रहे हैं। काजीगुंड शाहरा से पैदल सफ़र कर रहे गैर रियासती मजदूरों ने हुकूमती फैसलों की तनकीद करते हुए कहा कि वबाई सूरत हाल में हुकूमत गरीब आवाम को राहत पहुंचाने में नाकाम रही है। मुझसे मैं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, आगे खतरा हो रहा है कि वो लॉकडाउन लग जाए। तो इस बात को लेकर हम अपने घर जा रहे हैं, काम नहीं चल रहा है, लॉकडाउन लग रहा है। तो लॉकडाउन लगेगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम वापस घर जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ सर। हम आए थे यहाँ से 15-20 दिन से आए हुए हैं सर, तो काम नहीं चल रहा था, बारिश हो रही थी, अब लॉकडाउन लग गया तो हम घर वापस जा रहे हैं।
अब तो सवारी का साधन नहीं है तो पैदल जा रहे हैं। हाल नहीं है, इधर कोई जेब में खर्चेगा। 4 दिन से हम भूखे बैठे थे, ऐसे इधर परेशान थे। इस मोदी ने ऐसा कर दिया, इस देश का नाश करके फेंक दिया। इस मोदी की सरकार ये ऐसी है, ये खत्म होनी चाहिए। हमें ये है क्या तो जो सबके साथ हुए हमारे साथ, हम भी परेशान है। 4 दिन हो गए यहाँ पे भूखे प्यासे रहते, लेकिन मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। खानपुरा बारामूला के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि आसपास के मकीनों की जानिब से सारा कूड़ा करकट छोटी सी नहर में डाला जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉक होकर सारा पानी राबता सड़कों और गली कोचों के साथ सहनों के अंदर दाखिल होता है, जिसकी वजह से अबूर मरूर में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने अब आला हुकाम से अपील की है कि ड्रेनेज सिस्टम तैयार की जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। ड्रेनेज यहाँ पे वो पूरी खस्ता हो चुकी है। कोई ड्रेन ऐसी नहीं है जो काम के लायक है, जहाँ से पानी फ्लो अच्छा हो। कोई ड्रेन ऐसी नहीं है। और इसमें क्या है कि जो इनर लिंक्स की ड्रेनेज जो है, इनर लिंक्स की वो पूरी खस्ता है। और ये हाईवे की ड्रेन है, इसमें मैं औकाफ एक मेंबर हूँ, हमने बहुत बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नोट्स में लाया कि इसकी कोई मरम्मत की जाए। उन्होंने बोला बीकन के पास जाओ, बीकन ने बोला एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा है कि ताकि इसका काम करे और इसकी जो रिपेयरिंग हो, चाहे इसको कोई भी जो कंस्ट्रक्शन का काम हो वो अंजाम दिया जाए। बदबू भी आ रहा है। क्या म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के जो मुलाजिम है वो यहाँ पे नहीं आते? इससे पहले भी मैंने बहुत बार डंपिंग यार्ड आपने बनाया है, इसको हटाइए। ये लोकेलिटी में आपने रखा है, इसको किसी साइड में रखिए ताकि यहाँ पे समर्स में ज्यादा बहुत बदबू आती है समर्स में। और आप देखो, आप अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम तो कोविड चल रहा था तो डिप्टी कमिश्नर बारामूला जनाब जो रितु साहब आए थे इधर, उन्होंने यहाँ पैदल विजिट किया था। यहाँ तक उन्होंने अहकाम सादिर किए थे प्रेसिडेंट एमसी बारामूला को कि यहाँ से ये हटाया जाए, लेकिन तब से आज तक ये यहाँ वहीं पे वहीं जहाँ पे था। नालियाँ हैं, बिल्कुल खस्ता हाल है। यहाँ पर तवज्जो नहीं देती है म्युनिसिपल कमेटी यहाँ पर, और गंदगी भी बहुत होती है यहाँ पर। आप देखा यहाँ पर भी, और डस्टबिन भी यहाँ पर नहीं कोच में लगी है, और बिल्कुल खस्ता नाले कोचे भी बिल्कुल खस्ता हाल है। यहाँ पर तवज्जो नहीं देते। यहाँ उनके पास गए, लेकिन वो उन्होंने बोला वहाँ पे कि हमें आप वोट नहीं दे रहे हैं, वो बहुत एक्सक्यूज कर रहे हैं। तो हम उनके पास गए, वो सिर्फ अपने जो उनका एरिया है उस पर ध्यान दे रहे हैं। हमें इस एरिया को वो हमेशा ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि लोग जितने भी यहाँ पे जो वेस्ट निकल रहा है वो रोड पे फेंक रहे हैं। क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से जो हमारे जिला तरक्याती कमिश्नर नए आए हैं भूपेंद्र कुमार जी, तो उनके लिए क्या अपील रहेगी? हम यही कहना चाहेंगे कि पहले यहाँ पे एक डस्टबिन होना चाहिए ताकि जो कूड़ा करकट है वो एक ही जगह जमा हो सके। हमें कोई मेहमान आता है तो हमें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।